नमस्कार साथियों, उत्थान क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज मैं बात करूंगा कि समान अध्ययन की इतिहास वाली ये बहुविकल्पीय प्रश्नों की जो श्रृंखला चल रही है अध्यायवार, तो उसके बारे में बात करूंगा। ये टारगेट यूपीपीएससी 2023-24 को रखा गया है। तो इसका जो टॉपिक है छठी सदी ईसा पूर्व राजनीतिक दशा, है ना। तो इसमें ये प्राचीन इतिहास का टॉपिक है। अभी तक प्राचीन इतिहास के 6 क्लासेज हो चुकी हैं। अगर आपने नहीं देखा तो जाके देख लीजिए प्लेलिस्ट में, है ना। और यूपीपीएससी के लिए बहुत प्री के लिए बहुत ही हेल्पफुल है। तो आप देखेंगे, है ना, जो भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आए हैं तो उसको मैंने इसमें इंक्लूड किया है। तो सीधा पहले क्वेश्चन पे चलेंगे। पहला प्रश्न है, भारत के प्राचीनतम प्राप्त सिक्के, विकल्प ये है तांबे के थे, विकल्प बी है सोने के थे, विकल्प सी है रांगा के थे और विकल्प डी है चांदी के थे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चांदी के थे। ठीक है, भारत के प्राचीनतम सिक्के अराहत सिक्के या पंचमार्क सिक्के थे, जो चांदी के बने होते थे ना। इसके ऊपर ठप्पा या निशान इस तरीके से लगा होता था, जिसे पंचमार्क सिक्के भी कहा जाता था। जान रखें, या आहत सिक्के या पंचमार्क सिक्के के नाम से जाने जाते थे, है ना, जो प्राचीनतम सिक्के थे। अगला प्रश्न है कि सूची 1 तथा सूची 2 को सम्मिलित कीजिए और दिए गए कथनों पर विचार करके सही उत्तर का चयन करें। ऐसा बता रहा। तो कथन दिए गए हैं, जैसे एक तरफ लिखा गया है राजा और दूसरी तरफ राज्य लिखा गया है। तो कौन सा राजा किस राज्य क्षेत्र से संबंधित था बताना है आपको। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि सी ऑप्शन सही हो जाएगा। देख लीजिए, मैं बता देता हूँ। जैसे मान लिया ए का तीसरा अर्थात जो प्रद्योत था वो अवंती के शासक थे, है ना। और बी यानी उदयन कहाँ के थे, तो ये वत्स के थे। और सी यानी चौथा ये कौशल के थे, है ना, प्रसेनजीत। और अजातशत्रु मगध के थे। तो ये चीज़ें ध्यान रखेंगे, है ना। तो यहाँ पे पढ़ भी सकते हो, जो पाली ग्रंथों से पता चलता है कि बुद्ध काल में प्रद्योत अवंती का राजा था, उदयन वत्स महाजनपद का राजा था और प्रसेनजीत कौशल का राजा एवं अजातशत्रु मगध का राजा था, है ना। तो ध्यान रखेंगे। अगले प्रश्न पर चलेंगे। प्रश्न संख्या 3 है, अभिलेखीय साक्ष्य से प्रकट होता है कि नंद राजा के आदेश से एक नहर खोदी गई थी। विकल्प ए है अंग में, विकल्प बी है बंग में, विकल्प सी है कलिंग में और विकल्प डी है मगध में। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका कलिंग में, है ना। कलिंग में एक नहर खोदी गई थी। खारबेल के हाथी गुम्फा अभिलेखों से नंद राजा महापद्म नंद की कलिंग विजय सूचित होती है। इसके अनुसार नंद राजा जिनसेन की एक प्रतिमा उठा ले गया तथा उसने कलिंग में एक नहर का निर्माण करवाया, है ना। तो ये चीज़ ध्यान रखेंगे। अगले प्रश्न पर प्रश्न संख्या 4, उज्जैन का प्राचीन काल में क्या नाम था बताना है। उज्जैन का जो प्राचीन नाम क्या था, इस तरीके से नाम बताना। तो विकल्प है तक्षशिला, विकल्प बी है इंद्रप्रस्थ, विकल्प सी है अवंतिका, विकल्प डी है इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका अवंतिका। मध्य प्रदेश के मालवा संभाग में स्थित उज्जैन को भारत के प्राचीनतम ऐतिहासिक नगरों में गिना जाता है। यह षोडश महाजनपदों में से एक, अवंती की 2 राजधानियों में से एक थी, जिसे अवंतिका भी कहा जाता था। ध्यान रखेंगे। और प्रश्न संख्या 5 है, निम्नलिखित मानचित्रों में प्राचीन भारत में पाए जाने वाले 16 महाजनपदों में 4 दर्शाए गए हैं, क्रमशः ABCD के नाम से। तो उसमें अंकित किया गया। ये IS प्री का क्वेश्चन 1997 में पूछा गया। तो ये बता रहा है कि लोकेशन बताइए कि कहाँ कहाँ का है ना। तो देख लीजिए, पहले ABCD क्रमवार बताना है। तो ए कौन सा है और बी कौन सा है। तो देख लीजिए, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, यानी कि जो ए है उसको मत्स्य कहेंगे और बी है अवंती और सी है वत्स और डी है अंग। यानी कि यहाँ पे ये मत्स्य है और ये अवंती है और ये क्या है, ये वत्स है और ये अंग है। अंग की राजधानी चंपा है ना। तो इस तरीके से है चीज़ें, यहाँ भी पढ़ सकते हो। अब इसमें दिखाई भी गई है ना। तो जो ये जो 16 महाजनपदों का उल्लेख अंगुत्तर निकाय से निकलता है, मिलता है। और चीज़ें थी उसमें, अंग की राजधानी चंपा है और सारी चीज़ें हैं तो इसको आप पढ़ सकते हो। हालांकि मैं जब मैं पढ़ाया था बौद्ध धर्म, तो डिटेल में पूरे महाजनपदों का मैंने उल्लेख कर दिया था, है ना। तो चीज़ें थी। और अवंती की राजधानी उज्जैनी, है ना। तो दक्षिणी अवंती महेश्मती इस तरीके से है। अब इसको आप पॉज करके ये पूरे अगर पढ़ना आपको तो पढ़ लीजिए, है ना। तो क्योंकि टाइम बहुत कम ही है और हमको ये पूरे 14 तारीख को तो पेपर है मई में, इसलिए बहुत जल्दी कराना है। और ये अभी 7वीं वीडियो है ना, तो बहुत सारी वीडियो आएगी, है ना। तो इसलिए थोड़ा सा। और प्रश्न संख्या 6 है, प्राचीन नगर जो महाभारत और महाभाष्य दोनों में उल्लेखित है। विकल्प ये है मध्यमिका नगरी और विकल्प बी है काकोट, विकल्प सी है विराट नगर यानी बैराठ और विकल्प डी है रेढ़। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, देख लीजिए, ये थोड़ा सा कंट्रोवर्सी वाला प्रश्न था तो इसलिए इसका ऑप्शन नहीं माना जाएगा। तो मैं बता देता हूँ क्या मामला है। जो 2016 में पूछा गया था। माध्यमिका नगरी राजस्थान भारत में चित्तौड़ के निकट एक प्राचीन नगरी है। इस नगरी का उल्लेख महाभारत और महाभाष्य दोनों में मिलता है, दोनों में है। और विराट नगर जो कि बैराठ राजस्थान के जयपुर में स्थित है। महाभारत काल में पांडवों ने अपना अज्ञातवास व्यतीत किया था। इसका भी उल्लेख महाभारत एवं महाभाष्य में मिलता है ना। तो ध्यान रखेंगे। और प्रश्न संख्या 7, पाटलिपुत्र के संस्थापक थे। विकल्प ये है उदयन, विकल्प बी है बिम्सार, विकल्प सी है अशोक और विकल्प डी है महापद्मनंद। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उदयन, है ना। पाटलिपुत्र की स्थापना अजातशत्रु के उत्तराधिकारी उदयन ने गंगा और सोन नदी के संगम पर एक किला बनाकर की थी। इसने मगध साम्राज्य की राजधानी राजगृह से पाटलिपुत्र स्थानांतरित की।
यह नगर शिशुनाग वंश, नंद वंश और मौर्य वंश की भी राजधानी रहा है ना। तो ये जो मतलब पाटलिपुत्र है एक शिशुनाग वंश की राजधानी और नंद वंश की राजधानी तथा मौर्य वंश की भी राजधानी रह चुकी है। तो ध्यान रखेंगे, कई बार ये प्रश्न पूछा भी गया है ना। तो ठीक है, अगले प्रश्न पे चलेंगे। प्रश्न संख्या 8 है, पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया? तो ठीक बात, वही चीज़ें हैं। विकल्प है चंद्रगुप्त मौर्य और विकल्प बी है अशोक और विकल्प सी है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का और विकल्प डी है कनिष्क। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका चंद्रगुप्त मौर्य ने, है ना। वस्तुतः पाटलिपुत्र की स्थापना गंग एवं सोन नदी के संगम पर हर्यक वंशी शासक उदयन ने की थी एवं अपनी राजधानी राजगृह से पाटलिपुत्र स्थानांतरित की थी। किंतु विकल्प में उदयन नहीं है तो दूसरे स्थान पर वही माना जाएगा ना, तो चंद्रगुप्त माना जाएगा। हालांकि अगर वो उदयन ही देता मतलब तो वो सही हो जाता, लेकिन अब वो है नहीं तो इसलिए उसको ही माना जाएगा, है ना। ध्यान रखेंगे। प्रश्न संख्या 9 है, निम्नलिखित में से किस राजा ने पाटलिपुत्र बसाया? विकल्प ये है शिशुनाग ने, विकल्प बी है बिंबिसार ने मतलब बिंबिसार द्वारा और विकल्प सी है अजातशत्रु और विकल्प डी है उदयन। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका उदयन, है ना। हालांकि भी आपने देखा भी था। और प्रश्न संख्या 10वां है, किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयनित किया गया? विकल्प ये है अजातशत्रु द्वारा, विकल्प बी है कालाशोक द्वारा, विकल्प सी है उदयन द्वारा, विकल्प डी है कनिष्क द्वारा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी यानी कि उदयनी द्वारा। अभी तो करेक्ट आपने पढ़ा भी था ना, तो इसलिए चीज़ें वही हैं। और प्रश्न संख्या 11 है, उदयन और वासवदत्ता की दंतकथा संबंधित है। विकल्प ये है उज्जैन से, विकल्प बी है मथुरा से, विकल्प सी है महिष्मती से, विकल्प डी है कौशाम्बी से। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका कि उज्जैन से, है ना। उदयन वासवदत्ता की दंतकथा उज्जैन से संबंधित है। इस कथा को महाकवि भास ने अपने नाटक स्वप्नवासवदत्तम में वर्णित किया है। इस नाटक में वत्स नरेश उदयन तथा अवंती नरेश प्रद्योत की पुत्री वासवदत्ता की प्रेम कथा का वर्णन है। ये कथा उस समय की है जब उदयन उज्जैनी के कारागार में कैद थे। तो चीज़ें थी। प्रश्न संख्या 12 है, प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था? विकल्प ये है ईसा पूर्व की 4वीं शताब्दी में, विकल्प बी है ईसा पूर्व की 6ठी शताब्दी में और विकल्प सी है ईसा पूर्व की 2री शताब्दी में और विकल्प डी है ईसा पूर्व की 1ली शताब्दी में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ईसा पूर्व की 6ठी शताब्दी में, है ना। तो चीज़ें थी। प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष ईसा पूर्व की 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ। इस साम्राज्य की महत्वता का वास्तविक संस्थापक राजा बिंबिसार लगभग 544 से 492 ईसा पूर्व पर था। वह हर्यक कुल से संबंधित था, मतलब वो हर्यक वंश से संबंधित है। तो ध्यान रखेंगे, है ना। तो ये चीज़ थी। अगला प्रश्न संख्या 13 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में प्रारंभ में भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली नगर राज्य था? विकल्प है गांधार, विकल्प भी है काशी, विकल्प भी है गांधार, विकल्प भी है काशी, विकल्प सी है काम्बोज, विकल्प भी है मगध। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका काशी, है ना। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के प्रारंभ में काशी भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली नगर राज्य था। कई जातकों में इसके समकालीन शहरों की अपेक्षा इसकी समृद्धि एवं संपन्नता का साक्ष्य मिलता है। काशी की कौशल अंग और मगध के साथ लंबी प्रतिद्वंदिता थी। इनमें सर्वोच्चता के लिए लंबा संघर्ष चला था। प्रश्न संख्या 14 प्रारंभिक गणतंत्र में कौन सा सही नहीं था? विकल्प डी है शाक्य, विकल्प बी है लिच्छवी, विकल्प सी है योधेय और विकल्प डी है उपयुक्त तो सभी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा योधेय। बुद्ध काल में गंगावती में कई गणराज्यों के अस्तित्व प्रमाण मिले हैं जो इस प्रकार हैं। पहला कपिलवस्तु के शाक्य, दूसरा सुमसुमारगिरी के भग्ग और तीसरा अलकप के बुली, चौथा केशपुत्र के कलाम और पचा रामगाम के कौलिये और छठा कुशीनारा के मल्ल और सातवां पावा के मल्ल, आठवां पिपलीवन के मौर्य और नौवां वैशाली के लिच्छवी और 10वां मिथिला के विदेह, है ना। तो ये ध्यान रखेंगे, ये मतलब प्रारंभिक गणतंत्र के रूप में था। तो ये चीज़ ध्यान रखें। कई बार ये प्रश्न मतलब मैच द फॉलोइंग में आ जाता है, तो ये चीज़ें याद रखेंगे, है ना। ये कई बार मैं बता रहा हूँ, इसका आप स्क्रीनशॉट करके रख लीजिए, बाद में आपको लगेगा कि हाँ सही चीज़ें हैं, क्योंकि ऐसे मैच करने के लिए पूछ लेगा तो फिर ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न संख्या है 15, विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में इसके द्वारा स्थापित किया गया? विकल्प ये है मौर्य, विकल्प बी है नंद, विकल्प सी है गुप्त, विकल्प डी है लिच्छवी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका लिच्छवी, है ना। वैशाली के लिच्छवियों ने विश्व का प्रथम गणतंत्र स्थापित किया था। वैशाली बुद्धकाल का सबसे बड़ा तथा शक्तिशाली गणराज्य था। लिच्छवी वज्जी संघ में प्रमुख थे, ध्यान रखेंगे। और प्रश्न संख्या 16, ईसा पूर्व 6ठी सदी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ थी? विकल्प ये है वैशाली, विकल्प बी है एथेंस, विकल्प सी है स्पार्टा और विकल्प डी है पाटलिपुत्र। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका वैशाली, जैसा कि आपने पढ़ा भी था, तो ध्यान रखेंगे।
और प्रश्न संख्या है 17, निम्न में से कौन सा युग्म उपर्युक्त जोड़ी है? बताना मतलब कौन सा सही, ध्यान रखेंगे। विकल्प ये है पार्श्वनाथ के सामने लिखा है जनित्रिका, है ना, बताना मतलब। और विकल्प बी के सामने मतलब विकल्प बी है बिंदुसार के सामने शाक्य लिखा है। विकल्प सी है स्कंदगुप्त के सामने लिखा है मौर्य। और विकल्प डी है चेतक के सामने लिखा है लिच्छवी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चेतक के सामने लिच्छवी, यानी यही सही है ना। तो ध्यान रखेंगे, चेतक मतलब राजा चेतक लिच्छवी गणराज्य के राजा थे। इनकी पुत्री चेलना का विवाह मगध नरेश बिंबिसार से हुआ। लिच्छवी वज्जी संघ के प्रधान वंशों में से एक था, ध्यान रखेंगे, है ना। और प्रश्न संख्या है 18, छठी शताब्दी ईसा पूर्व के 16 महाजनपदों के विषय में निम्नलिखित में से किस बौद्ध ग्रंथ से सूचना मिलती है? ये मतलब ये प्रश्न आपका आया हुआ है यूपीपीएससी स्पेशल प्री 2004 में। मैंने लिखना भूल गया तो बता देता हूँ। हालांकि ये जो टैग होती है इस पर मैं ईयर्स लिख देता हूँ, इसमें ही मिस प्रिंटिंग हुई होगी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अंगुत्तर निकाय से, है ना। बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में छठी शताब्दी ईसा पूर्व के 16 महाजनपदों की एक सूचना मिलती है, जो इस प्रकार है। अंग, मगध, काशी, कौशल, वज्जी, मल्ल, चेदी, वत्स, कुरु, पंचाल, मत्स्य, सुरसेन, स्मक, अवंती, गांधार, कंबोज। जैन ग्रंथ भगवती सूत्र से 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। देख लीजिए, मैं अगर बौद्ध से रिलेटेड बात की जाएगी तो अंगुत्तर निकाय ग्रंथ है उससे मिलती है, और जैन में जो भगवती सूत्र है उससे मिलती है। कई बार एक क्वेश्चन मैच द फॉलोइंग का पूछ लेता है या किसी तरीके से पूछ लेता है, तो ध्यान रखेंगे, है ना। और प्रश्न संख्या 16 है, 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है। विकल्प ये है महाभारत में, विकल्प बी है अंगुत्तर निकाय में, विकल्प सी है छांदोग्य उपनिषद से, और विकल्प डी है संयुक्त निकाय से। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा अंगुत्तर निकाय से, है ना। अब मैं बता दूं, अगर यहीं पे अगर लिखा होता मतलब कि जैसे अंगुत्तर निकाय का ऑप्शन हटा देता, अगर लिख देता भगवती सूत्र, तो वो भी करेक्ट हो जाता, क्योंकि भाई जैन धर्म के मतलब जो ग्रंथ है उसमें मिलता है भगवती सूत्र में, तो चीज़ें यही पूछी गई है, तो इसलिए ये सही हो जाएगा, है ना, ध्यान रखेंगे। और प्रश्न संख्या 20 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक बौद्ध ग्रंथ 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है? विकल्प ये है अंगुत्तर निकाय, विकल्प बी है मध्यम निकाय, विकल्प सी है खुद्दक निकाय, विकल्प डी है दीघ निकाय। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा अंगुत्तर निकाय, है ना, अपनी पढ़ा भी था ना। तो अगले प्रश्न पर चलेंगे। प्रश्न संख्या है 21, महाजनपद युग के 16 जनपदों के नाम बौद्ध साहित्य में प्रायः उल्लिखित मिलते हैं, जो निम्नलिखित में से किन महाजनपदों के नाम पाणिनि की अष्टाध्यायी में उल्लिखित है? मतलब ये पूछ रहा है जो पाणिनि की अष्टाध्यायी लिखी हैं वो ग्रंथ है, तो उसमें से कितने ऐसे महाजनपद हैं जो उसमें उल्लिखित है ना। तो ये पहला मतलब एक कूट दिया गया है, मतलब विकल्प ये है मगध, मतलब ऐसे दिया गया है इसमें मगध, और बी दिया गया है स्मक, सी दिया गया है कंबोज, और डी दिया गया है चेदी, और ई दिया गया है वत्स्य। नीचे दिए गए कूटों में से सही उत्तर का चयन कीजिए, है ना। तो ये चीज़ें हैं, कौन सा मतलब ये जो उसमें लिखा है, तो बता दूँ ये कंट्रोवर्सी वाला प्रश्न रहा है, तो इसको थोड़ा सा लेकिन पढ़ना तो है ही है, तो मैं बात बता दे रहा हूँ। इसको आप डिटेल में पढ़ लेंगे ताकि आपको कोई दिक्कत वाली बात ना हो, तो मैं पढ़ दे रहा हूँ। देख लीजिए, पाणिनि संस्कृति भाषा के सबसे बड़े व्याकरण हुए हैं। इनका जन्म तत्कालीन उत्तर पश्चिमी के गांधार में हुआ था। इसकी व्याकरण का नाम अष्टाध्यायी है। अष्टाध्यायी में 8 अध्याय तथा लगभग 4000 सूत्र हैं। पाणिनि ने अपने अष्टाध्यायी में 22 जनपदों का उल्लेख अंगुत्तर निकाय में मतलब 22 जनपदों का उल्लेख किया है। इनमें से प्रमुख हैं मगध, अस्मक, कंबोज, गांधार, सुरसेन आदि। तो देखो, मगध भी किया गया है भगवती मतलब इसमें मतलब जिसमें क्या कहते हैं कि अष्टाध्यायी में, तो मगध का उल्लेख किया गया है। यहाँ देख लीजिए, अस्मक का उल्लेख किया गया है, और कंबोज का उल्लेख किया है, गांधार का उल्लेख किया गया है, और सुरसेन का उल्लेख, और आदि यानी कि कुछ और मतलब जनपद होंगे तो उसका भी उल्लेख किया गया हो। बौद्ध ग्रंथों में अंगुत्तर निकाय और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में 16 महाजनपदों की सूची मिलती है ना। तो चीज़ें हो गई। अब इसमें से देखो, मगध किया गया है, अस्मक किया गया है, कंबोज किया गया है, गांधार किया गया है। तो अब इस तरीके से ऑप्शन इसमें मैच नहीं कर रहा है ना, तो यहाँ से आप हो सकता है कहीं दिक्कत हुआ होगा, मतलब जो मिस टाइपिंग या कंट्रोवर्सी वाला प्रश्न रहा होगा, चैलेंज किया गया होगा। लेकिन आप यहाँ से ध्यान रखेंगे मगध, अस्मक, कंबोज, गांधार, सुरसेन, तो ये चीज़ें आप रखेंगे, तो इतना इसमें उल्लेख किया गया है ना, तो ध्यान रखेंगे। और प्रश्न संख्या 22 है, निम्नलिखित में से किन ग्रंथों में प्राचीन भारत के 16 महाजनपदों यानी कि जो षोडश महाजनपद की सूची मिलते हैं, जो नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। अब इसमें दिखाया गया पहला अर्थशास्त्र, दूसरा अंगुत्तर निकाय, तीसरा दीर्घ निकाय, चौथा भगवती सूत्र। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका अंगुत्तर निकाय में तो मिलता ही है और भगवती सूत्र में भी मिलता है, तो वही सिंपल बात है। भगवती सूत्र जैन ग्रंथ है और अंगुत्तर निकाय बौद्ध ग्रंथ है, तो बस चीज़ें वो नहीं, बौद्ध ग्रंथ का मतलब बौद्ध से रिलेटेड ग्रंथ है ना, तो ध्यान रखेंगे, अभी पढ़ा भी था। अगले प्रश्न संख्या 23 है, महाभारत के अनुसार उत्तरी पंचाल की राजधानी स्थित थी। विकल्प ये है हस्तिनापुर में, विकल्प बी है इंद्रप्रस्थ में, विकल्प सी है अहिछत्र में, विकल्प डी है मथुरा में। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका अहिछत्र। उत्तरी पंचाल की राजधानी अहिछत्र थी तथा दक्षिणी पंचाल की राजधानी काम्पिल्य थी। अब देख लीजिए, ये चीज़ें बहुत मतलब क्वेश्चन पूछे भी गए हैं, कई बार
मतलब डायरेक्ट अगर अहिच्छत्र की राजधानी पूछे तो कॉम्पिल मानी जाएगी, लेकिन उत्तरी और दक्षिणी इस जैसे स्टेट पीसीएस या मतलब इस तरीके से क्वेश्चन होते हैं जो मतलब जो लोक सेवा आयोग वाले, वो प्रश्न ऐसे ही पूछे जाते हैं। तो उत्तरी पांचाल की राजधानी अहिच्छत्र मानी जाएगी, जबकि दक्षिणी पांचाल की राजधानी कॉम्पिल मानी जाएगी। हस्तिनापुर तथा इंद्रप्रस्थ कुरु की राजधानी थी, है ना, जबकि मथुरा सूरसेन की राजधानी थी, ये याद रखेंगे। हालांकि मैंने 16 महाजनपद अच्छे से बता भी दिए, बौद्ध धर्म वाले में पढ़ लेना। और प्रश्न संख्या है 16, मतलब प्रश्न संख्या 24, 16 महाजनपदों के युग में मथुरा इनमें से किसकी राजधानी थी? विकल्प बी है वाजी की, विकल्प बी है काशी, विकल्प सी है वत्स, विकल्प डी है सुरसेन। मतलब करेक्ट आंसर हो जाएगा सुरसेन, है ना। तो चीजें थी। अगले प्रश्न पर प्रश्न संख्या है 25, चंपा किस महाजनपद की राजधानी थी? विकल्प ए है मगध, विकल्प बी है वजी, विकल्प सी है कौशल, विकल्प डी है अंग। तो अंग की राजधानी थी, है ना। और उत्तरी बिहार के वर्तमान भागलपुर तथा मुंगेर के जिले अंग महाजनपद के अंतर्गत थे। इसकी राजधानी चंपा थी। महाभारत और पुराणों में चंपा का प्राचीनतम नाम मालिनी प्राप्त होता है। दीर्घ निकाय के अनुसार इस नगर का निर्माण योजना वास्तुकार महागोविंद ने की थी। मतलब जो ये नगर था, इसका मतलब इसको बनाया था, मतलब आर्किटेक्ट कौन थे? तो महागोविंद थे। कई बार आर्किटेक्ट्स से क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कला एवं संस्कृति में दिया जाता है, तो चीज़ें भी ध्यान रखेंगे, है ना। तो बस ठीक है। अगले प्रश्न में चलेंगे। प्रश्न संख्या है 26, छठी शताब्दी ईसा पूर्व में सुक्तिमती राजधानी थी। विकल्प ये है पांचाल की, विकल्प बी है कुरु की, विकल्प सी है चेदी की और विकल्प डी है अवंती की। तो फिर करेक्ट आंसर हो जाएगा चेदी की राजधानी। छठी शताब्दी ईसा पूर्व में आधुनिक बुंदेलखंड के पूर्वी तथा उसके सीमावर्ती भागों में चेदी महाजनपद स्थित था। इसकी राजधानी सोथीवती थी, जिसका पहचान महाभारत के सुक्तिमती से जाना जाता है ना। तो ध्यान रखेंगे, मतलब पहले ही जो सुक्तिमती राज है उसका सोथीवती मतलब नाम था, है ना। तो ध्यान रखेंगे। एक प्रश्न पूछा भी गया है ना, यूपीपीएससी मेंस 2011 में। प्रश्न संख्या 27, गोदावरी नदी के तट पर स्थित महाजनपद था। विकल्प ए है अवंती, विकल्प बी है वत्स, विकल्प सी है अस्सक, विकल्प डी है कंबोज। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका अस्सक, है ना। अस्सक को ही अस्मक कहते हैं। तो ध्यान रखेंगे, कई बार ये इतना मत जानना कि ये मिस प्रिंटिंग हुआ है, कहते हैं, अभी पढ़ेंगे थोड़ा सा, देख लीजिए। बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय तथा जैन धर्म भगवती सूत्र में छठी शताब्दी ईसा पूर्व में वर्णित 16 महाजनपदों में अस्सक या अस्मक नर्मदा तथा गोदावरी नदियों के मध्य स्थित था, है ना, जिसकी राजधानी पैठान या पोतान अथवा पोटली मानी जाती है। ध्यान रखेंगे। अब देखो, कई बार अगर अस्सक की राजधानी पैठन, पोतान, पोटली एक ही बात है। अस्मक की राजधानी पैठन, पोतान, पोटली एक ही बात है, ध्यान रखेंगे, है ना। 28, छठी शताब्दी ईसा पूर्व का मत्स्य महाजनपद स्थित था। विकल्प ये है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, विकल्प ये है राजस्थान में, विकल्प ये है बुंदेलखंड में, विकल्प ये है रोहिलखंड में। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका राजस्थान में। बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय तथा जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में 16 महाजनपदों की सूची मिलती है, परंतु दोनों ग्रंथों में इसके नामों में कुछ भिन्नता दिखाई पड़ती है। छठी शताब्दी ईसा पूर्व का मत्स्य महाजनपद राजस्थान के जयपुर क्षेत्र में स्थित था। इसकी राजधानी विराटनगर थी। प्रश्न संख्या 29, मगध की राजधानी कौन सी थी? विकल्प ये है प्रतिष्ठान, विकल्प ये है वैशाली, विकल्प सी है गृहब्रज या राजगीर और विकल्प सी है चंपा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा गृहब्रज यानी राजगृह, है ना। तो ठीक है। पुराणों के अनुसार मगध पर शासन करने वाला पहला राजवंश बृहद्रथ वंश था। इस वंश के पहले राजा बृहद्रथ का पुत्र जरासंध था, जिसने गृहब्रज यानी राजगृह को अपनी राजधानी बनाया। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार मगध का प्रथम प्रतापी शासक बिंदुसार था। यह हर्यक वंश से संबंधित था। इसकी मृत्यु 492 ईसा पूर्व में हुई। इसके पश्चात अजातशत्रु मगध का शासक हुआ। अजातशत्रु का उदयन ने अपनी राजधानी राजगृह से पाटलिपुत्र स्थानांतरित की। प्रश्न संख्या 30 है, मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? विकल्प ये है पाटलिपुत्र, विकल्प ये है वैशाली, विकल्प सी है राजगृह या गृहब्रज एक ही बात है, और विकल्प डी है चंपा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा मगध की राजधानी कौन सी थी? तो राजगृह, है ना। तो ये हमने पढ़ा भी था, देख लीजिए एक बार। कई बार ये दिक्कत होती है, आपको इसी वीडियो में बता दूंगा अभी लास्ट में, कि पूरी राजधानी और उनसे संबंधित क्षेत्र ताकि आपको कोई दिक्कत ना पड़े, है ना। प्रश्न संख्या 31 है, निम्नलिखित में से कौन एक मगध साम्राज्य की राजधानी नहीं रहा? गृहब्रज या राजगृह और पाटलिपुत्र प्राचीन काल में क्रमशः मगध साम्राज्य की राजधानी रहे थे, जबकि कौशाम्बी पर वत्स्य राज्य का शासन था। हर्यक वंशासन के दौरान मगध की राजधानी राजगृह से पाटलिपुत्र लाई गई, है ना। प्रश्न संख्या 32 है, प्राचीन श्रावस्ती का महानगर विन्यास किस आकृति का है? विकल्प ये है वृत्ताकार, विकल्प बी है अर्धचंद्राकार, विकल्प सी है त्रिभुजाकार, विकल्प डी है आयताकार। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका अर्धचंद्राकार, है ना। प्राचीन श्रावस्ती की पहचान अलेक्जेंडर कनिंघन ने 1861 ईसा पूर्व में उत्तर प्रदेश के गोंडा के निकट सहेत महत वर्तमान श्रावस्ती नामक स्थान से की। तो 1861 की बात की जाए तो जो सहेत महत श्रावस्ती में अब हो गई है, मतलब जिला एक बन गया है, तो वहीं से पहले मतलब माना गया था ना। तो उत्खनन कर मतलब
स्थान से की थी। उत्खननों के आधार पर ज्ञात होता है कि प्राचीन जो श्रावस्ती का नगर विन्यास था वो अर्धचंद्राकार था, मतलब आधा चंद्र के समान उसका आकार श्रावस्ती का मतलब विस्तार था, है ना। तो ध्यान रखेंगे, कई बार क्वेश्चन पूछे भी गए हैं, पीसीएस का है, तो ध्यान रखेंगे। प्रश्न संख्या 33 है, मगध के किस प्रारंभिक शासक ने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की एवं स्वयं इसी कारणवश अपने पुत्र द्वारा मारा गया? विकल्प ए है बिंबिसार, विकल्प ए है बिंबिसार, विकल्प बी है अजातशत्रु, विकल्प सी है उदयन, विकल्प डी है नागदशक। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका अजातशत्रु, है ना। तो ध्यान रखेंगे, मैं भी बता देता हूँ। मगध का शासक अजातशत्रु 492 से 460 ईसा पूर्व अपने पिता हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार की हत्या कर गद्दी पर बैठा, है ना। इसकी हत्या के पश्चात उसका पुत्र उदयन कौशाम्बी के वश से राजा उदयन से भिन्न, है ना, मतलब था, ने हत्या की। मैं एक बार और बता दूं जानकारी के लिए, जो मतलब हर्यक वंश था उसको पितृहंता वंश कहते हैं। क्यों? क्योंकि जितने भी शासक उसके थे वो मतलब अपने पिता को मार के ही शासक बने। जैसे जो पहला बिंबिसार था उसको मारे अजातशत्रु, वो बन गए, उसको अजातशत्रु को मारे उदयन, तो इस तरीके से चेन बन गई, मतलब उनको मार मार के मतलब पिता की हत्या करके ही गद्दी पर बैठते आए हैं ना। तो उसी को मतलब पितृहंता वंश के नाम से जाना जाता है ना। और अजातशत्रु की बात कीजिए तो अजातशत्रु को शत्रु विनाशक माना जाता है ना। तो ये भी चीज़ें ध्यान रखेंगे। और प्रश्न संख्या 34 है, अजातशत्रु के वंश का नाम क्या था? विकल्प ये है मौर्य, विकल्प बी है हर्यक, विकल्प सी है नंद, विकल्प डी है गुप्त। तो करेक्ट आंसर हो जाए हर्यक वंश। तो आपने पढ़ा भी था। प्रश्न संख्या 35 है, राजकुमार जो अपने पिता की मृत्यु के लिए उत्तरदायी था? विकल्प ये है अजातशत्रु, विकल्प डी है चंड प्रद्योत, विकल्प सी है प्रसेनजित और विकल्प डी है उदयन। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका अजातशत्रु, है ना। तो ठीक है, वही अपने पढ़ा भी था। और प्रश्न संख्या है 36, मालवा क्षेत्र पर मगध की सत्ता का विस्तार निम्न में से किसके शासनकाल में हुआ था? विकल्प ये है बिंबिसार के, विकल्प ये है बिंबिसार के, विकल्प ये है अजातशत्रु के, विकल्प ये है उदयभद्र के, विकल्प डी है शिशुनाग के। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका शिशुनाग के। पुराणों के अनुसार नरेश शिशुनाग ने अवंती नरेश प्रद्योत को पराजित कर अवंती यानी कि मालवा को मगध साम्राज्य में मिला लिया था। ध्यान रखेंगे। और प्रश्न संख्या 37 है, मगध में नंद वंश का संस्थापक कौन था? विकल्प ये है महापद्नंद, विकल्प बी है घनानंद, विकल्प सी है नंदीवर्धन, विकल्प डी है महानंदिन। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका महापद्नंद। मगध पर शिशुनाग वंश के पश्चात नंद वंश का वर्चस्व स्थापित हुआ। नंद वंश का संस्थापक महापद्नंद तथा उग्रसेन था। पुराणों में महापद्नंद को सर्वक्षत्रांक और अपरो परशुराम कहा गया है। विकल्प प्रश्न संख्या 38 है, नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया? विकल्प ये है मौर्य, विकल्प ये है मौर्य, विकल्प ये है शुंग और विकल्प सी है गुप्त, विकल्प डी है कुषाण। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका मौर्य, है ना। मगध के नंद वंश की स्थापना शिशुनाग का अंत करके की गई। नंद वंश में कुल 9 राजा हुए थे। नंद वंश के अंतिम काल में जनता के बलपूर्वक धन को वसूलने तथा छोटी छोटी वस्तुओं पर भारी कर लगाने के कारण जनता शासकों के विरुद्ध हो गई और चारों ओर घृणा एवं असंतोष का वातावरण बन गया, है ना। इसी का लाभ उठाकर चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य के सहयोग से घनानंद की हत्या कर नंदवंश का अंत कर दिया। इस प्रकार नंदवंश के पश्चात मगध मौर्य के मतलब स्थापना हुई। मैं बात बता दूं, जो मतलब मगध का जो साम्राज्य था वहाँ पे नंदवंश की स्थापना शिशुनाग वंश ने की थी। तो उसका कारण ये था कि वहाँ पे मतलब छोटी छोटी वस्तुओं पर कर लगा देना, है ना, और बहुत सारी चीज़ें महंगी कर देना, और मतलब जनता को मतलब इतना दिक्कत हो गई थी कि वो जीने के लिए बहुत थोड़ी सी मतलब वो बहुत ही उनको बहुत सारी दिक्कतें होती थी ना। कोई भी चीज़ें होती हैं, अगर राज्य में अगर कर बढ़ा दोगे, टैक्सेस बढ़ा दोगे, महंगाई बढ़ा दोगे तो फिर दिक्कत होगी। तो वही चीज़ें थी। तो अच्छा शासक चुनने के लिए भी जनता आतुर हो जाएगी। तो यही चीज़ें हुआ। जो चाणक्य थे, जिसको कौटिल्य विष्णुगुप्त के नाम से जाना जाता था, तो उन्हीं की सहायता से मतलब चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना मतलब वो साम्राज्य बना लिया था, है ना। तो ध्यान रखेंगे। प्रश्न संख्या 39 है, राजा नंद का उल्लेख करने वाला अभिलेखीय प्रमाण है। यह है खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख, विकल्प बी है रुमिनदेई स्तंभ अभिलेख और विकल्प सी है रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख और धनदेव का अयोध्या अभिलेख। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख, है ना। कलिंग के चेदी वंश का सबसे प्रतापी शासक खारवेल था, जिसके विषय में जानकारी का प्रमुख स्रोत इसका हाथी गुम्फा अभिलेख है। नंदवंशीय शासक महापद्मन द्वारा कलिंग में नहर खुदवाए जाने का उल्लेख इस अभिलेख में किए गए हैं, अर्थात ये नहरों की जानकारी देने वाला प्रथम अभिलेख साक्ष्य मिल रहा है। ध्यान रखेंगे, है ना। तो चीज़ें थी, नहरों की जानकारी देने वाला प्रथम अभिलेख कौन सा है? तो ये आपको बिल्कुल जो खारवेल है ना, खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख, वो चीज़ें हैं, ध्यान रखेंगे।
प्रश्न संख्या 40, निम्नलिखित मगध राजवंशों को कालानुक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए, है ना। तो ये क्रम दिए हैं, मतलब इसका क्रम सही नहीं है, तो उसको आपको व्यवस्थित करके बताना है। पहला है नंद वंश, दूसरा है शुंग वंश और तीसरा है मौर्य वंश, चौथा है हर्यक वंश। तो एक चयन करके बताना है कि कौन सा पहले आएगा, क्रम बताना है ना। तो कूट ये दिया गया है, यहाँ पे आपको बताना है। तो एक बार आप, है ना, थोड़ा सा मैं टाइम दे रहा हूँ। चलिए, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 4 1 3 एवं 2, यानी कि पहला हर्यक वंश होगा, उसके बाद नंद वंश होगा, हर्यक वंश, नंद वंश, मौर्य वंश और शिशुनाग वंश। इस तरीके से मैं लिख दे रहा हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, अब इनको मैंने इंक्लूड नहीं किया गया है, तो क्रम पूछा जाता है ना, ऑर्डर्स जिसे बोलते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, हाईलाइट भी कर दे रहा हूँ ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो। तो हर्यक वंश था ये 400, मतलब सन नहीं पूछता, मैंने वो जानकारी के लिए लिखा हूँ, 444 ईसा पूर्व से 412 ईसा पूर्व। अच्छा, ईसा पूर्व जो होता है घटता है, ईसवी जो है बढ़ती है, मतलब इसकी डिजिट बढ़ती है। ईसा पूर्व, ईसा का पूर्व मैं बता दे रहा हूँ एक बार थोड़ी सी जानकारी के लिए। ईसा पूर्व का मतलब ईसा के पूर्व, ईसा के जन्म के पूर्व जो घटनाएं होती हैं उसको हम ईसा पूर्व कहते हैं, बिफोर क्राइस्ट। बीसी लिखा होता है ना, तो बीसी का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट, यानी कि ईसा मसीह जो थे, मतलब उनको, उनका जन्म जब हुआ था उसके पहले की घटना है ये। और ईसा पूर्व के जो ईसवी होती है, ईसा पूर्व मतलब ईसवी जो होती है ईसा मसीह के जन्म के बाद की घटना होती है, तो ध्यान रखेंगे, है ना। तो अब ये कंफ्यूज ना होना, इसका मतलब ये नहीं कि ये मतलब कम हो गया है, तो कम होने का मतलब ये है उसके पहले की घटना होती, तभी आते आते जब 0 हो जाएगा तभी ईसवी शुरू हो जाएगी ना, तो ध्यान रखेंगे। इतनी बात थी। तो हर्यक वंश 444 ईसा पूर्व से 412 ईसा पूर्व, नंद वंश 444 ईसा पूर्व से 323 ईसा पूर्व, है ना। उसके बाद मौर्य वंश 323 ईसा पूर्व से 184 ईसा पूर्व और शुंग वंश 184 ईसा पूर्व से 75 ईसा पूर्व। तो आपको कंफर्म हो गया होगा, तो मैं बात बता दे रहा हूँ, हर्यक, नंद, मौर्य, शुंग, है ना। बाकी आप पढ़ लेना। अगले प्रश्न पर, प्रश्न संख्या 41 है, मगध का कौन सा शासक सम्राट अशोक, है ना, परशुराम के नाम से भी जाना जाता था। अब अभी आपने क्वेश्चन पढ़ा था। बिंदुसार विकल्प ए है, बिंदुसार विकल्प बी है, अजातशत्रु विकल्प सी है, कालाशोक विकल्प डी है, महापद्मनंद। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका महापद्मनंद। मगध पर शिशुनाग वंश के पश्चात नंद वंश का वर्चस्व स्थापित हुआ। नंद वंश का संस्थापक महापद्मनंद अथवा उग्रसेन था। पुराणों में महापद्मनंद को सर्वक्षत्रांक, है ना, और क्या कहते हैं, अपरशुराम कहा गया है ना। तो ये सर्वक्षत्रांक का मतलब क्या होता है, आपने कई बार अपर सुना है ना, तो मैं बता देता हूँ। इसका मतलब होता है ना क्षत्रियों को नाश करने वाला, क्षत्रियों को विहीन करने वाला। इस तरीके से इसमें वर्ड का यूज किया गया है ना, तो ध्यान रखेंगे। तो प्रश्न संख्या है 42, प्रश्न संख्या 42 है, निम्नलिखित कथन ए और बी को पढ़ें और नीचे दिए गए कूटों में से सही उत्तर का चयन करें, है ना। कूट दिया गया, पहला कथन यह है, विश्व के सभी भागों में ईसवी पूर्व 6वीं शताब्दी एक महान धार्मिक का काल था। और बी है, वैदिक धर्म बहुत जटिल हो चुका था। तो इसमें बता, विकल्प ये है, दोनों ये तथा बी गलत है। विकल्प बी है, दोनों ये तथा बी सही है। विकल्प सी है, ए सही है, बी गलत है। विकल्प डी है, ये गलत है, बी सही है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ये और बी दोनों सही हैं, है ना। तो चीज़ें हैं इसमें, जितनी भी बातें कही गई हैं आप इसको पॉज करके अच्छे से पढ़ लेना, है ना, तो ध्यान रखेंगे। प्रश्न संख्या 43, गौतम बुद्ध के समय का प्रसिद्ध वैक्य जीवक किसके दरबार से संबंधित था। विकल्प ये है बिंबिसार, विकल्प बी है चंड प्रद्योत, विकल्प सी है प्रसेनजित और विकल्प डी है उदयन। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका बिंबिसार। गौतम बुद्ध के समय का प्रसिद्ध वैद्य जीवक बिंबिसार के दरबार से संबंधित था। बिंबिसार ने अपने राज्यवैद्य जीवक को अवंती नरेश चंड प्रद्योत के राज्य में चिकित्सा सेवा के लिए भेजा था। प्रश्न संख्या 44 है, काल्पी नगर किस नदी के तट पर स्थित था। करेक्ट विकल्प है गंगा, विकल्प है यमुना, विकल्प सी है नर्मदा, विकल्प है कृष्णा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका यमुना। काल्पी नगर उत्तर प्रदेश के जालौन में स्थित एक नगर स्थान है। यह यमुना नदी के तट पर स्थित है। प्रश्न संख्या 45 है, सूची मतलब इसमें एक सूची दी गई है, सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। इसमें कूट दिया गया पहला, मतलब ए के सामने कुरु के सामने साकेत लिखा गया है, बी के सामने पंचाल के सामने कौशाम्बी और सी यानी कौशल के सामने अक्षत्र और डी के सामने वत्स के सामने इंद्रप्रस्थ, मतलब नाम दिया गया उसके सामने राजधानी दी गई है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सीधा सीधा बता देता हूँ कि ये मतलब ये सही हो जाएगा। देख लीजिए, ए का चौथा नहीं, कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ और यानी बी की राजधानी पंचाल की राजधानी अक्षत्र या काम्पिल बोलते हैं इसको, और तो भी मतलब इसका तीसरा हो जाएगा। मैं लिख दे रहा हूँ ताकि आपको दिक्कत ना पड़े, मैं ना चीज़ें थी यहाँ पूरा पढ़ लेना, अंगुत्तर निकाय में जो भी पढ़ी गई है। कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ, पांचाल की अक्षत्र, कौशल की साकेत, है ना, और वत्स की कौशाम्बी, है ना। तो और चीज़ें मैं बता देता हूँ। अब देखो, इतनी राजधानी कई बार पूछा जाता है, तो देखो कुरु की राजधानी
इंद्रप्रस्थ। पांचाल की अधिक्षेत्र, तो कुरु वाला क्षेत्र है मेरठ, दिल्ली और थानेश्वर। पांचाल वाला क्षेत्र है बरेली, बदायूं तथा फर्रुखाबाद, है ना। और अधिक्षेत्र या कंपिल मिल जाता है, मैंने पद बता भी दिया है। और सूरसेन की राजधानी है मथुरा, इसका क्षेत्र है मथुरा के आसपास का क्षेत्र। और वत्स की राजधानी है कौशाम्बी, इसका क्षेत्र है इलाहाबाद तथा बांदा। कौशल की राजधानी साकेत, है ना, तथा श्रावस्ती मिल जाती है। तो अवध का क्षेत्र जैसे जो फैजाबाद मंडल के अंतर्गत आता है। और उसके बाद में छठा है मल्ल की मल्ल, मतलब ये इसका राजधानी है कुशीनगर और कहीं पर पावा मिल जाता है, तो देवरिया जिला से संबंधित है। काशी की राजधानी वाराणसी, है ना, तो वाराणसी का क्षेत्र। अंग की राजधानी चंपा, भागलपुर तथा मुंगेर वाला क्षेत्र बिहार से संबंधित है। और मगध की राजधानी है गृहब्रज या अथवा राजगृह मिल जाएगा, तो दक्षिणी बिहार पटना व गया वाला जिला उस तरीके से। वज्र की राजधानी है मिथिला, 3-4 मिल जाएगा, एक मिथिला मिल जाएगा, वैशाली मिल जाएगा तथा जानकी जो जनकपुरी मिल जाएगा, तो ये मुजफ्फरपुर तथा दरभंगा के आसपास का क्षेत्र है। चैदिक की राजधानी जो सोथीवती या सुतिमती मिल जाता है उस तरीके से, ना, जो सोथीवती बुंदेलखंड का क्षेत्र है। मत्स्य की राजधानी विराटनगर, जयपुर का क्षेत्र है। अस्मक की राजधानी पोतन या पोटाली, जैसे मैंने बता भी दिया, जो गोदावरी नदी तट आंध्र प्रदेश से रिलेटेड है। और जो उसके बाद में अवंती की राजधानी, तो ये उज्जैनी तथा महिष्मती मिल जाएगा। पश्चिमी तथा मध्य मालवा का क्षेत्र मध्य प्रदेश वाला है। उसके बाद में मैं बात करूंगा गांधार की राजधानी तक्षशिला, जो पेशवा का क्षेत्र है ना। तो उसके बाद में कंबोज की बात करूंगा, कंबोज राजपुर, हाटक तथा अफगानिस्तान से कुछ भाग मिलते हैं, तो दक्षिणी कश्मीर से रिलेटेड है ना। तो बहुत सारी आवाज़ आ रही है, इसलिए थोड़ा सा मैं आप कॉम्प्रोमाइज़ कीजिए। तो मैंने पूरी डिटेल में 45 क्वेश्चन इंक्लूड किए हैं, है ना। तो अच्छे से आप देख लीजिए, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस थे और मैंने बहुत अच्छे से बता देने की कोशिश की है। अगर आपको कोई एरर या कुछ ऐसी मिलता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। हालांकि मैंने बहुत ही सतर्कता से बनाया है ना। मिस टाइपिंग हो जाए तो वो अलग बात होती है। दूसरी चीज़, आप ये श्रृंखला चलती रहेगी, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, है ना। चीज़ों को समझ लीजिए, क्योंकि कई बार होता क्या है, आप लोग ठीक है प्रैक्टिस पढ़ते हो कई बार, तो प्रैक्टिस के तौर पर आप इसको देख सकते हो ना, तो आप पॉइंट समझ जाओगे ना। जो प्रीवियस ईयर पेपर देखोगे तो आपको कुछ ना कुछ मतलब बूस्ट मिलेगा, ये मतलब बता रहा हूँ आपको, है ना। तो चीज़ें थी। उत्थान क्लासेज में आपका स्वागत है। यह चैनल प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। अपना बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उत्थान क्लासेज के संस्थापक अंबुज की तरफ से आप सभी को सफल